Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome back, dear students at Aspire Group of Colleges, Shakargarh. I am here with a new topic named as Atomic Size. बच्चों, आज हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस ये आज वाला टॉपिक आप 9th क्लास में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ के आए हो, बिल्कुल उसी तरह है। और पिछले लेक्चर को भी और जो आपने प्रीवियस क्लास में एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था उसको जहन में रख के फिर इस टॉपिक को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या है या एटॉमिक रेडियस क्या है। तो पहले डेफिनेशन में मैं बोलूँगा, जो आप पीछे पढ़ के आए हैं उसी से फिर आगे हम इसको लेके चलेंगे। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस क्या है कि दो जुड़े हुए एटम का दरमियानी फासला उसका हाफ करें तो वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाता था। यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो एटम है, एक ये एटम है और एक हमारे पास ये एटम है। अगर हम इन दोनों के दरमियान न्यूक्लियस से डिस्टेंस मेजर करें तो इसका फिर बाद में हाफ करें तो इसको हम क्या कहते थे कि ये एटॉमिक रेडियस था। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनती थी कि द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, दो जुड़े हुए एटम के दरमियान जो फासला है उसका अगर हम निस्फ करें, उसको हाफ करें, दैट इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस फिर क्या हुआ, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो आपकी बुक के मुताबिक चलें तो इसमें भी यही डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाई की हुई है। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस या द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल। कब, जब वो आपके पास स्फेरिकल फॉर्म में होंगे। तो जब दो एटम स्फेरिकल फॉर्म में हो, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए तो उनका दरमियानी फासला मेजर करें, उसका फिर बाद में हाफ कर दें, दैट इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस। आपने दो एटम को क्यों आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा था, क्योंकि आप किसी एक एटम के जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए आपने फिर दो एटम को आपस में जोड़ा था। फिर जाके आपने उनके जो रेडियस से लाइन खींची थी दोनों के और डिस्टेंस मेजर किया था और उसका हाफ किया था, तो आपके पास एक एटम के एटॉमिक रेडियस की वैल्यू आई थी। आपने यही टॉपिक पढ़ा था जो 9th क्लास में, वहाँ आपने कार्बन की बात की थी कि हमारे पास दो कार्बन के एटम हैं। अगर हम दोनों का डिस्टेंस देखें तो वो 154 पिकोमीटर था आई थिंक, और अगर हमने उसमें से एक एटम के लिए डिस्टेंस मेजर किया था तो वो आई थिंक 77 पिकोमीटर आता था। तो आज भी वही है। इसमें अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट है वो पिकोमीटर है। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। और अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम इसको किसी एक एटम का एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी दो रीज़न्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हम किसी भी एटम की या सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली मेजर क्यों नहीं कर सकते। तो पहली रीज़न इसकी ये है कि एटम की जो बाउंड्री है वो इतनी शार्प नहीं होती, हमें इसका पता नहीं होता कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक जाके ख़त्म हो रही है। तो हम पहला पॉइंट क्या कहेंगे, द बाउंड्री ऑफ एटम इज़ नॉट शार्प, ऐसे कह लें देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज़ीरो के बराबर हरगिज़ नहीं हो सकती। हालांकि ये न्यूक्लियस से चाहे जितनी मर्ज़ी दूर हो, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस होते हैं। हो सकता है बहुत कम हो, लेकिन ज़ीरो के बराबर नहीं होते। तो पहली रीज़न फिर क्या हुई,
देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। और दूसरी बात हमने इसमें क्या करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफ़ेक्ट करती है या इफ़ेक्ट होती है बाय इट्स नेबर एटम। इसका मतलब क्या है कि जो एक एटम है उसका साइज़ उसके दूसरे एटम के साइज़ से डिफरेंस या डिफरेंट हो सकता है, दोनों के साइज़ में डिफरेंस आ सकता है। वो किस वजह से? क्योंकि हम जो जो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाता है, जैसे कह लें उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, तो दोनों के साइज़ में डिफरेंस आएगा। इन दो वजूहात की बिना पर फिर हम किसी भी एटम का डायरेक्टली एटॉमिक रेडियस फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए फिर हमें किसी और एक एटम की ज़रूरत है ताकि हम दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करके उसकी मेजरमेंट करके तो उसका एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकें। तो इस एटॉमिक रेडियस की वैल्यू हम या तो फिर एक्सरेज की मदद से फाइंड कर सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, जिस वजह से फिर हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो किसी भी एटम का वो इतना हो सकता है। अगर हम यहाँ कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना होता है, वो 77 पिकोमीटर होता है। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड का मतलब क्या है कि इसका रुझान क्या है। अगर हम पीरियड में देखें तो ये कम होता है या ज़्यादा होता है, या इसकी बात अगर हम ग्रुप में करें तो इसमें क्या चेंजिंग आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी वेरिएशंस की इन पीरियड। यानी कि पीरियड में हम अगर बात करें लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि एटॉमिक रेडियस के ऊपर नोट लिखें, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड। तो पीरियड में इसका जो ट्रेंड है वो डिक्रीज़ होता है, कम होता है। अब इसकी वजह भी पूछी जा सकती है या सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि जो एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड में कम होता है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी दो रीज़न्स हैं। पहली इसकी रीज़न ये है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होता है। पहली वजह क्या है, ड्यू टू द इंक्रीजनेस इन न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर तो न्यूक्लियस की पुल अपनी आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो जितनी पुल इलेक्ट्रॉन की या न्यूक्लियस की आपस में ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतनी ही मजबूती के साथ अपनी तरफ खींचेगा, और जितनी मजबूती के साथ अपनी तरफ खींचेगा उसका साइज़ और छोटा होता चला जाएगा। जब साइज़ छोटा होता चला जाएगा तो वो जो एटम है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी अब कम होता जाएगा। तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम क्यों होता है, क्योंकि जो उसमें पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जाता है, या न्यूक्लियर चार्ज कह लें वो बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की पुल या न्यूक्लियस की ग्रिप अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा मजबूती के साथ खींचेगा, जिसकी वजह से साइज़ उसका छोटा हो जाएगा। अगर हम बात करें शील्डिंग इफ़ेक्ट की तो वो पीरियड में सेम रहता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ शेल हैं वो आलमोस्ट सेम रहते हैं। तो इस वजह से ये जो दो रीज़न्स हैं, इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड में कम होता है। अब हम शील्डिंग इफ़ेक्ट की डेफिनेशन भी आगे जाके करेंगे कि ये शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है, या पहले भी 9th क्लास में करके आ चुके हैं। अब हम दोबारा इसकी डेफिनेशन करेंगे। ये तो था पीरियड में इसका ट्रेंड। अगर हम इसमें एग्जांपल्स कोड करना चाहें तो पीरियड में हम इसके स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएं तो इसमें आप देखेंगे कि उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो भी कम हो रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और अगर हम बात करें ग्रुप में इसके ट्रेंड की कि ग्रुप में ये क्या हो रहा है, इसमें क्या चेंजिंग आ रही हैं, तो ग्रुप में अगर हम बात करें तो बच्चों एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है ग्रुप में।
अब इसकी वजह पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द केमिस्ट्री बिहाइंड इट, या इसकी रीज़न क्या है कि जो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस की इसकी वैल्यू इंक्रीज़ क्यों हो रही है। तो पहली रीज़न इसकी ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ शेल हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो एटॉमिक नंबर बढ़ता चलता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसमें जो शेल हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो जब शेल इंक्रीज़ होंगे तो उसका साइज़ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब साइज़ बढ़ता जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है एटॉमिक रेडियस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ग्रुप 1 में जो एलिमेंट हैं उनका साइज़ इतना है, और उसके बाद जो नीचे वाला है उसका साइज़ इतना है। अगर उसके नीचे आ जाएँ तो उसका साइज़ हो सकता है इतना है, और उसके नीचे आ जाएँ तो उसका साइज़ इससे भी ज़्यादा है। अब आप देख रहे हैं कि जो हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ता चलता आ रहा है। तो जो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो इसका एटॉमिक रेडियस, अगर हम एटॉमिक रेडियस यहाँ से यहाँ तक की बात करें, 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 तो ये सारा का सारा डिफरेंट है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि अगर हम पहले वाले एलिमेंट की बात करें तो उसका एटॉमिक रेडियस कम है, नीचे वाले की बात करें तो ज़्यादा है, उससे नीचे वाले की बात करें तो सबसे ज़्यादा है, और लास्ट वाले की बात करें इसका सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज़ है या जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ होता है। इसकी एक रीज़न तो ये हुई, और दूसरी रीज़न इसकी क्या है, इसमें शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ता है। शील्डिंग इफ़ेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होता है। अब शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है, न्यूक्लियस और आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कशिश क़ुव्वत पाई जाती है, जो अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है, वो कम हो जाती है। कब? जब इन दोनों के दरमियान नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूँगा कि ये आपके पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द शेल भी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। फ़र्ज़ करिए एक ही शेल है अभी, और इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व। अब इस न्यूक्लियस की पुल इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और जब इनके दरमियान और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इनके दरमियान और ज़्यादा शेल आ जाएंगे, तो शेल की आने की वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की पुल अब आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो रही है। तो जब न्यूक्लियस की पुल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होना शुरू हो जाएगी तो इसका साइज़ और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो साइज़ बढ़ने से शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ेगा जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो फिर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज़ होने की वजह से हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट की भी डेफिनेशन क्या हुई कि इसमें डिक्रीज़ होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान, न्यूक्लियस और आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये जो इनर शेल हैं इनकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये वीक होती जा रही हैं जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है और एटम का एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक जो एटॉमिक रेडियस था। और पिछले टॉपिक में मैंने कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एटम है या एलिमेंट है वो कब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और कब गेन करता है, तो वो बात मेरे माइंड से स्किप हो गई थी। अब मैं इसमें बताने लगा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हों या 4 इलेक्ट्रॉन से कम हों तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज़ करेगा। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुए या 4 से कम हुए तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। और अगर किसी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 5 हुए या 5 से ज़्यादा हुए
तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा या गेन कर लेगा। किसी वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हुए या 5 से ज़्यादा हुए तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इसी वजह से फिर जो एटम है वो स्टेबिलिटी गेन करेंगे, यानी या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और एटम बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं? टू अटेन स्टेबिलिटी। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।